हिंद बोल रही है कि आप जो है 15% प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस देना। आपकी माइनॉरिटी कमीशन कह रही है कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज को, अक़लियतों को प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सिर्फ 6%। और वो 6% में मुसलमानों को कितना मिला नहीं मालूम, 6% हमको मिल रहा मेरे भाई लोगों। अक़लियतों को, मुसलमानों को नहीं, उसमें मुसलमान, ईसाई, हमारे सिख भाई, हमारे बौद्ध मजहब के भाई, उसमें कितना हमारे को मिल रहा नहीं मालूम। ये आपकी माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट। और आपको मालूम होना चाहिए कि माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट ने यह भी कहा, क्या कहा कि मौलाना आजाद एम्प्लॉयमेंट लोन स्कीम, आप नाम सुने, मौलाना आजाद एम्प्लॉयमेंट लोन स्कीम। अच्छा, कितने लोगों को लोन मिला, जरा हाथ तो उठाओ। एक को भी नहीं मिला, नहीं मिला, जरा जोर से बोलो, जरा नहीं तो बोलेंगे मैं भड़काऊ भाषण करके गया। मौलाना आजाद के नाम से एजुकेशन लोन स्कीम रखे। आपकी माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट बोल रही कि लोगों से हजार रुपए लेके एजेंटा भाग गए, हमारे को लोन नहीं मिला। ये एजेंट आपके थे, मेरे थे, 1000 रुपये का फॉर्म लेके भाग गए, लोन नहीं मिलता हमको, ये आपका। फिर मेरे अजीज दोस्तों, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट, जरा सबर करिए आप, मैं उतनी दूर से आया आप लोगों से मिलने को। अरे वो उनको बोलना, अरे तुम अपने आप को बोल रहे हो। नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना को बोलना अरे अपने को नहीं बोलते। मैं ये कहीं भड़काऊ भाषण नहीं, मैं अदब के दायरे में रह के बोल रहा हूं, मैं दुश्मनी में नहीं बोल रहा हूं। बोलने का स्टाइल है, हैदराबादी तरीके से बोल रहा हूं, नहीं तो उसको भी पकड़ लेंगे। यहाँ गवर्नमेंट के फरिश्ते बैठे हुए मेरी तकरीर को रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड करो, मगर मेरी उनसे अपील है, उन गवर्नमेंट के फरिश्तों से कि जाके जरा सुनाना, वो आए थे, आके ऐसा बोले, और अगर दम है तो इसका जवाब भी देना। ये फिक्र तुम्हारे है, मेरे नहीं है। आपको मालूम कि महाराष्ट्र में 50% मुसलमानों की सालाना आमदनी कितनी है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, महमूदुर रहमान कमेटी, माइनॉरिटीज कमीशन की रिपोर्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, SND कॉलेज की रिपोर्ट कि 50% महाराष्ट्र में ऐसे मुसलमान है जिनकी सालाना आमदनी सिर्फ 20,000 रुपये, 50% की 20,000 रुपये सालाना आमदनी। अब आप अंदाजा लगाओ कि जो 2,000 रुपये महीने को नहीं कमा सकते, वो क्या घर चलाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? ये तो गरीबी के साइकिल में डाल के छोड़ दिए इनको। और सिर्फ यही बोलना है कि इनको आने मत दो, इनको भड़काऊ भाषण की बात करते। आपको मालूम है अजीज दोस्तों कि महाराष्ट्र में 15 साल से कम उम्र के जो आबादी है, सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा मुसलमान लोगों की है। 37% 15 साल से कम उम्र। जब इतनी बड़ी आबादी है तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, इनको तालीम दिलाओ? मगर आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों, अजीजान मिल्लत, सुनो तुम्हारी दास्तान आज सुना रहा हूं कि आज महाराष्ट्र में 14 साल की उम्र में हम तालीम छोड़ देते, 14 साल की उम्र में हमारे बच्चे बच्चियां तालीम छोड़ देते।
क्या किसी गरीब माँ बाप की फिक्र नहीं होती, उनकी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, मेरा बच्चे को भी नौकरी मिले, मेरे बच्चे को भी गाड़ी रहे, मेरे बच्चा भी सूट टाई पहने, मेरे बच्चे के पास भी एप्पल का स्मार्टफोन हो। मगर नहीं, हम 14 साल में तालीम छोड़ दे रहे। और यही माइनॉरिटीज कमीशन की रिपोर्ट बोलती कि हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, इनके पास तालीम छोड़ने वाले क्या उम्र में 17 साल में, यानी वो इंटर पास कर लेते, 12th स्टैंडर्ड पास कर लेते, हम 10th भी पास नहीं कर सकते। ये हुकूमत राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत, बताओ मुझे अजीज दोस्तों, क्या ये सही हुकूमत है? क्या ये गवर्नेंस है? क्या ये सेकुलरिज्म है कि कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, काम शुभ तबाही हो रही है, हमको एक साजिश के तहत पीछे किया जा रहा है, साजिश के तहत हमको पीछे किया जा रहा है। अजीजान मिल्लत, ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी। अब आपके परभनी के बारे में कुछ बताऊंगा। हमारे शाहिद साहब कहाँ हैं? जरा प्रेस वालों को रिपोर्ट दो, नहीं तो प्रेस वाले बोलेंगे इन्हों आके पख मार के चले गए। मैं नरेंद्र मोदी की तरह नहीं फेंकता हूं, मैं सच बयान करता हूं। तो सच्चाई ये है मेरे दोस्तों, नाले परभनी की, कि मरकजी हुकूमत ने 11वां 5 साला मंसूबे में 11th 5-year प्लान में मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्लान बनाया, जिसमें महाराष्ट्र का के परभनी, हिंगोली, पश्चिम और एक जिला है, 4 को शामिल किया। परभनी जिले के लिए मैं आपको बता रहा हूं कितने पैसे दिए। मरकजी हुकूमत ने 7 जनवरी 2011 को 1,33,75,000 रुपये दिए। किसके लिए दिए? परभनी में, हाँ वो भी होता घरों की, परभनी में गंगा के जो इलाका है वहां पर 100 बच्चों के हॉस्टल की तामीर के लिए। आप मेरे को जवाब दो, मेरे को नहीं मालूम, क्या ये जो 1,33,00,000 रुपए दिए गए, क्या यह बच्चों का हॉस्टल बना नहीं बना? परभनी के आवाम 1,33,00,000 रुपए 7 जनवरी 2011 को मरकजी हुकूमत महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को दी। ये बोल के दी कि परभनी में 100 बच्चों का हॉस्टल के लिए पैसे दे रहे। फिर हाँ खाली होंगे, कैसा 70,000 करोड़ चले गए। पानी आ रहा, कहां पानी आया? पेट में गया। अरे कितना खाएंगे जी, भारत का गवाह भरता ही नहीं। 21 मार्च 2011 को हुकूमत हिंद ने अक़लियतों के लिए, और परभनी में अक़लियतों में सबसे ज्यादा मुसलमान, फिर बौद्ध मजहब के हमारे सिख भाई और ईसाई, कितने दिए कि इंदिरा आवास योजना में 2200 घर बना के देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं ईमानदारी से, जिन लोगों को 2200 घर अगर बने, कितने मुसलमानों को घर मिला? हाथ उठा के दिखाओ मेरे भाई। एक मीन वो उनकी तारीख ये, इनका शेरवानी ये, इनकी दाढ़ी ये, इनके सर पे टोपी ये, हाँ पैर में जूता भी रख पहनता हूं मेरे भाई। हर चीज हमारे बारे में। मगर ये बताओ ये पैसे कहां गए? कहां गए पैसे ये? कल होगा मेरे जाने के बाद, कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनके जो लोग आए बैठ के, नहीं इन सब झूठ बोले, इन भड़काऊ भाषण करके गए। हम तो एसपी साहब को बोल रहे थे इनको आने नहीं देना, कहीं को आने दिए इनको।
अरे मैं तुम्हारे लिए दर्द सर नहीं हूं, मैं तुम्हारे वजूद का खतरा हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारे नाइंसाफियों को मैं आवाम के सामने अफ्सा करके रहूंगा। मैं इस मुल्क का एक वफादार सिपाही हूं। हिंदुस्तान मेरा मुल्क है। हिंदुस्तान के सिर्फ शिवसेना, बीजेपी या नरेंद्र मोदी या कांग्रेस का नहीं, ये मेरा वतन भी है। अब यूं पूछेंगे, आरएसएस वाले पूछेंगे तुम्हारा वतन कैसा? ये भारत तो हमारा है। हम इनको बोलेंगे हमारा वतन ऐसे। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो कहां है? कहां है आदम अलैहिस्सलाम? जब यहां पे आए तो मेरे बाप का मुल्क हुआ नहीं हुआ? क्योंकि मेरे को मालूम था मैं पहुंचते कि लव लेटर मिलने वाला है। आप ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। अरे क्या बोलना रे भाई, वो तो बोल दो। मैं गुंगों की नुमाइंदगी तो नहीं करता हूँ ना, मैं एक दिल वालों की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं जिंदा कौम की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं अल्लाह अकबर बोलने वालों की, उनकी गुलामी करता हूँ। तो मैं गुंगों की बात कैसा करूंगा? अब ऐसा चलेगा हिंदुस्तान में, अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत महाराष्ट्र में चलती रही तो कल बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी तुम आके ऐसा बोलना, मुआ मुआ। अब ऐसी होने वाला है। नहीं, तुम कुछ भी नहीं बोलना, तुम साइन लैंग्वेज सीख के आओ। अगर तुम वैसा भी करोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी सीख के आऊंगा, मगर अवाम के दरमियान में था हम दुनिया में आए तो अल्लाह के करम से आए, अल्लाह के फजल से आए। अल्लाह ने खून के लुत्फे से तुमको और मुझे पैदा किया, तो अल्लाह ने अपने फजल और करम से आपको और हमको अपनी माओ के गोद में डाला। जब हम अपनी माओ के गोद में से बड़े हुए तो अपने बाप के कंधों पर चले, और जब बाप के कंधे कमजोर पड़े तो हमने बाप के कंधों का सहारा बना। जब बाप दुनिया से गया तो हमारे कंधों पर गया। जब मैं दुनिया से जाऊंगा, अगर मेरी मौत मदीने में नहीं होगी तो तुम्हारे कंधों पर इंशाअल्लाह जाऊंगा। मगर ये लोग बोलते नहीं बोलना। अरे कितना रोकेंगे जी? तो आप अंदाजा लगा लीजिए, मोटा हिसाब अगर करें 7/1/2011 को 1,33,00,000, सुनो सुनो, फिर 21/3/11 को 5,77,00,000, ये 7 करोड़ हो गए। 6 करोड़ रुपये मार्च 2011 में आए, 17 करोड़ हो गए, और ये 4,65,00,000, यानी 22 करोड़ रुपये आए अब तक। कहां गए मेरे भाई? कहां गए? किधर गए? कौन लेकर गए? किसके घर को गए? कौन मिठाई खाया? कौन गुलाब जामुन खाया? कौन लड्डू खाया? किसका घर बना? गरीब का घर नहीं बना। आपका घर बन गया क्या? बताना पड़ेगा कहां गया पैसा। कितने हमारे हॉस्टल बने, कितने घर हमको मिले? हमारे बच्चियां पढ़ना चाहते, हमारे बच्चों को हॉस्टल दो। हमारे बच्चियां IAS IPS बनना चाहते, मगर आप बनाते नहीं हॉस्टल। पैसे आए तो भी इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, अकबर भाई भी आएंगे बाद में। अब ये ट्रेलर है, पिक्चर बाद में होगा। ट्रेलर का हाल ये है तो पिक्चर का क्या हाल होगा? तीसरा हिस्सा आपको मालूम होगा। आप बोर तो नहीं हो गए ना? बोर हो गए बोल तो फिर खत्म करेंगे। अभी फ्रेश है नहीं है?
हाँ, ये बात हुई ना। खाली ये फ्रेशनेस जलसे में नहीं रखना, जलसा खत्म हुए बाद से भी फ्रेश रहना, पोलिंग के दिन तक फ्रेश रहना, इलेक्शन होगा तो फ्रेश रहना, पोलिंग बूथ को जाना तो वोट देना, किसको देना फ्रेश रह के उन लोगों को निकालना जो हमारा ये हाल करके रख दिए, हमारा ये हाल करके रख दिए। अच्छा, एक और इनकी दास्तान सुना रहा हूं आपको, हमारे कांग्रेस राष्ट्रवादी की दास्तान क्या है कि महाराष्ट्र की जेलों में, ये आपके फिगर है मेरे नहीं है, महाराष्ट्र की जेलों में जरा यहां से बहुत आवाज आ रही, ज्यादा ही फ्रेश हो गए आप लोग। तुम मेरे को देखने को नहीं आए, मेरे को सुनने को आए तुम, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह के करम से मेरी बात इंशाअल्लाह तुम्हारे दिल में उतर जाए इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र की जेलों में मुसलमान 5,999 यानी अंडर ट्रायल जितने जेलों में उसका परसेंटेज निकाले तो 37 करीब 37% मुसलमान जेलों में। अरे कहेगा सेकुलरिज्म है जी तुम्हारा, कहेगा सेकुलरिज्म है तुम्हारा। क्या ये हुकूमत का तरीका कि जेलों में भी हम भागे, जेलों में भी हम नंबर 1, गरीबी में नंबर 1, स्कूल छोड़ने में नंबर 1, बैंक लोन नहीं मिलता हम नंबर 1, सब चीजों में हम नंबर 1। अरे तुम कब तक नंबर 2 के काम करते रहोगे? जब तक ये नंबर 2 करते रहेंगे हम नंबर 1 नहीं हो सकते। अच्छे काम होगा। अब आप देखिए, और कन्विक्शन रेट हमारा 28%। क्या है ये मेरे भाई? मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे को नहीं मालूम मेरे इस दुनिया में मेरे लिए कितना टाइम है, नहीं मालूम कि जावेद कुरैशी का, सैयद मोइन का, यहाँ के कन्वीनर का, एडवोकेट शाहनवाज का हमारा कितना टाइम है। मगर एक बात तो याद रखो, हमारा काम सिर्फ तुम्हारे दिलों में एक शऊर को बेदार करना है। हम चले जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमको इस दुनिया में अगर नहीं मिला तो परवाह नहीं, इंशाअल्लाह कब्र में जाएंगे तो अल्लाह अजर देगा, उतना तो इत्मीनान और उम्मीद है। मगर इतना याद रखो, अगर तुम नहीं जागोगे, तुम तब्दीली नहीं पैदा करोगे तो फिर यही हाल चलता रहेगा। उठो नौजवानों, उठो, बदलो अपने आप को। हम पार्लिमानी जमहूरियत में है, पार्लिमानी जमहूरियत में हिस्सा लो, अपनी जमात को मजबूत करो, अपने वोट से मजबूत करो, अपने दुआओं से मजबूत करो, अपने आंसुओं से मजबूत करो, अपने पसीने से मजबूत करो, मजबूत करो अपने आप को। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरे भाई? अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। बदलो अपने आप को। बहुत तबाही हो चुकी, बहुत नुकसान हो चुका मेरे भाइयों, अब तो बदलो। लो इन चीजों को मैं तुम्हारे सामने जो रख रहा हूं खोल खोल कर, कि शायद मेरी कोई बात तुम्हारे दिल में उतर जाए। शायद अल्लाह के करम से अगर इस जलसे से अगर 100 बच्चे निकलेंगे जो ये अहद करेंगे कि हाँ हम हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करेंगे, हम हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे, तो हमारी नाइंसाफियों का खात्मा होगा, ये जुल्म का खात्मा होगा। क्या है देखो आप कि हमको हमारा हक नहीं दिया जाता, जेलों में हमको डाल रहे हैं। और फिर अजीज दोस्तों, जब बात जेल की आई, हमको बोलते हैं भड़काऊ भाषण करे तो गड़बड़ हो सकती, नहीं होती मेरे भाई। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम रहमतुल आलमीन की उम्मत है। मेरे आका का इस दुनिया में आना दुनिया के फसादात को खत्म करना था। रहमतुल आलमीन आए, दुनिया से फसाद खत्म हुआ। रहमतुल आलमीन आए, दुनिया से अंधेरा खत्म हुआ।
रहमतुल्लिल आलमीन आए, जहालत का खात्मा हुआ। रहमतुल्लिल आलमीन आए, औरतों को इज्जत मिली। रहमतुल्लिल आलमीन आए तो बेवाओं को उनका हक मिला। रहमतुल्लिल आलमीन आए तो कहा यतीमों के सरों पर हाथ फेरो, अल्लाह तुमको हज और उम्रे का सवाब देगा। अरे हम उनकी उम्मत हैं, हम फसाद नहीं करते मेरे भाई, हम हरगिज़ नहीं करते। और फिर आपका रिकॉर्ड माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बोलना गलत है, कहीं बोलेंगे देखो इन चारे और हो ना। कैमरा निकाल के दो। 1908 से लेके 2009 तक ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दिल्ली का फिगर, 1908 से 2009 तक महाराष्ट्र में जो कम्युनल क्लैशेस या राइट या फसाद हुआ, उसमें मरने वाले 1900 घर उजड़ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरौनी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कन्वीनर जनाब जाकिर कुरैशी साहब और एडवोकेट शाहनवाज साहब, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज जनाब सैयद मोइन साहब, औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जावेद कुरैशी साहब, जनाब मुजाहिद खान साहब, जनाब अब्दुल साहब, शेख नसीम में तशरीफ फरमा, मौजूद हजरात, हमारे दलित समाज के कायदीन भी यहाँ पर आज मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही कम वक्त में यहाँ पर आकर ना सिर्फ इस जलसे को कामयाब किया, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका यहाँ पर सिर्फ 3 दिन के ऐलान के बाद यहाँ पर जमा होना मोबाइलों में ले रहे ना, इस बात का पैगाम देता है। और ये पैगाम सिर्फ परभनी के हमारे गयूर भाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस सरजमीन पर बसने वाला हर हमारा भाई, हमारी इज्जतदार माँ और बहनें पैगाम दे रहे हैं। महाराष्ट्र के उन तमाम सियासी जमातों के कायदीन को, खास तौर से उन जमातों को जिन्होंने सिर्फ हमारा इस्तेसाल किया, आपका यहाँ पर मौजूद रहना, उन तमाम को एक पैगाम है कि अब महाराष्ट्र का मुसलमान जाग चुका है और अब इनके बातों में आने वाला नहीं है। अब हम उनका साथ देंगे जो हमारे मसाइल को हल करेंगे। कांग्रेस और एनसीपी ये समझ रही थी कि 4 दिन में लोग जमा नहीं होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये कांग्रेस और एनसीपी, ये लोग जो लाखों रुपया खर्चते हैं अपने एक जलसे को कामयाब करने के लिए, करोड़ों रुपये के पैम्फलेट लगाते हैं, टीवी पर दिखाते हैं कि साहब आ रहे तुम आना सभा में। यहाँ पर कोई पैम्फलेट नहीं लगा, यहाँ पर कोई अखबार में इश्तिहार नहीं आया, यहाँ पर सिर्फ क्या कनेक्शन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कनेक्शन इंटरनेट से ज्यादा ताकतवर कनेक्शन, ये कनेक्शन खून के रिश्ते से बड़ा कनेक्शन,
ये ऐसा कनेक्शन है कि कांग्रेस और एनसीपी का डिसकनेक्शन करके रहेगा। इसलिए करेंगे मेरे अजीज दोस्तों कि 1999 से यहां पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत, और मैं जहां कहीं भी जाना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, मैं धूलिया के मेरे भाइयों का जाकर आंसू पोंछना चाहता था, मैं उनके गम को समझना चाहता था, मगर धूलिया नहीं जाने देते। मालेगांव जाना चाहता हूं कि मालेगांव जाऊं, जाकर उन 9 बच्चों से मुलाकात करूं जिन्होंने बरसों जेल में गुजार दिए झूठे इल्जाम में, कि कम से कम उनके हाथ को पकड़ कर कहूं कि तुम अकेले नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर हमको जाने नहीं देते। और ये बार बार मुझे अब तक समझ में नहीं आया, मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आती कि मैं 3 महीने पहले मालेगांव जाना चाहता था, परमिशन देने का वादा किया वहां पर, मुझे शिकायत पुलिस से नहीं है, हम पुलिस को क्यों शिकायत करेंगे, बेचारे वो तो काम करते हैं सियासी लीडरों के माथे। 3 महीने पहले बोले आओ, मालेगांव के एसपी साहब ने कहा जेंटलमैन एग्रीमेंट करेंगे, हमने कहा ठीक है वो जेंटलमैन है, हम तो नहीं है, उनकी बात को मानते हैं। फिर 4 दिन पहले बोला कि नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, नोटिस दी। आप अंदाजा लगाइए कि ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत काहे की हुकूमत है। नोटिस में मुझे बोलते कि पिछले साल बकरीद को गड़बड़ हुई मालेगांव में, वो आएंगे तो बड़े जानवर की बात करेंगे, इसीलिए गड़बड़ हो सकती है। पिछले साल की बकरीद की बात कर रहे, मैं कभी भी बड़े जानवर की बात नहीं करता हूं, मैं तो सियासी जानवरों की बात करता हूं, वो जानवरों की बात करता हूं जो मुसलमानों के दुश्मन, वो जानवरों की बात करता हूं जो दलितों के दुश्मन, वो जानवरों की बात करता रहूंगा जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के दुश्मन, और मैं वो बात करूंगा जो तुमको पसंद नहीं है, मैं बोलता रहूंगा। मैं तुम जैसा चाहे कांग्रेस राष्ट्रवादी, मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला को ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम नहीं करूंगा। मैं नौजवानों की दिलों की बात करूंगा, मैं इनके आंसुओं की बात करूंगा, मैं इनके जज्बे की बात करूंगा, मैं इनके हक की बात करूंगा, और किसी की मां नहीं चली मुझे कोई नहीं रोक सकता। की बात कर रहे, इनको ये पसंद नहीं है, इन्हों क्या बोलते आए तो इनका बाजा बजाना, इनकी तारीफ करना, ये चमचागिरी हमसे नहीं होती। तुम्हारे पास होंगे तुम्हारे पैसों पर जर खरीद गुलाम जो ईमान का सौदा करने तैयार है, हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते, ना करेंगे ना कभी करेंगे। अब आप मुद्दे पर आइए, अब आप असल मेरा जो तकरीर का हिस्सा है, क्यों नहीं आना चाहते, क्यों रोक रहे हमको, इसकी वजह ये है। क्या वजह है, जरा थोड़ी देर हेलो पुलिस को अपना काम करने दो, आप मत करो पुलिस का। आप जानते मेरे भाई, आप जानते कि 1999 से यहां से कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत, आज से चंद हफ्ते पहले महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट दी गई। महमूदुर रहमान की रिपोर्ट में क्या लिखा गया, महमूदुर रहमान की रिपोर्ट में लिखा गया कि महाराष्ट्र के 60% मुसलमान गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र के 25% मुसलमान
मार्जिनली यानी थोड़ा बड़े हैं उससे। अब आप मुझे बताइए कि पिछले 13 साल से आपकी हुकूमत, आपकी कमेटी, आपकी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट क्या कह रही कि महाराष्ट्र में 85% मुसलमान दिन में 32 रुपये कमाते हैं। जो गांव में रहते वो 28 रुपये, जो शहरी इलाकों में रहते 32 रुपये कमाते हैं। हम ये सवाल करना चाहेंगे कि आप हमको ये बता दो मेरे भाई कि आप 99 से आप इख्तिदार पर हैं, चीफ मिनिस्टर आपका, होम मिनिस्टर आपका, फाइनेंस मिनिस्टर आपका, सब आपके। फिर ये क्या हुआ? 13 साल में हम इतना नीचे गिर गए कि हम दिन को 32 रुपये कमाते हैं। हम इतना नीचे गिर गए कि हम 2 वक्त की रोटी और छोटी सी कटोरी में दाल नहीं खा सकते। प्लानिंग कमीशन का फिगर है कि एक हिंदुस्तानी को उसके जिस्म में सेहत के लिए, कैलोरीज के लिए 2200 कैलोरीज की जरूरत है, वो भी हमको दस्तयाब नहीं है। वारे कांग्रेस राष्ट्रवादी तुम्हारी हुकूमत के 85% मुसलमान 2 रोटी और एक दाल नहीं खा सकते। 32 रुपये से 30 रुपये हमारी कमाई आपने कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वरना बोलेंगे भड़काऊ भाषण देकर गया। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी रिपोर्ट से कह रहा हूं। ये झूठ नहीं है, ये सच है, मैं चैलेंज कर रहा हूं। 32 रुपये। फिर दूसरी बात उस रिपोर्ट में क्या कही गई? इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि महाराष्ट्र में पुलिस फोर्स में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो और कुछ है, मगर महाराष्ट्र में सिर्फ 4 IPS मुस्लिम पुलिस ऑफिसर। ये कैसी हुकूमत है भाई? आपके पास खाली 4 IPS मुस्लिम ऑफिसर। फिर इसी रिपोर्ट की बात आपसे कर रहा हूं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। 2%। आप अंदाजा लगाइए कि 1 करोड़ 30 लाख की आबादी महाराष्ट्र में मुसलमानों की, और महमूदुर रहमान कमेटी ये कह रही है कि सिर्फ 2%, 2.2 मुसलमान ग्रेजुएशन कंप्लीट करते, उसमें मुस्लिम खवातीन 1.2। हम भड़काऊ भाषण देते, आप क्या कर रहे? क्या हम आपको रोके मत पढ़ाओ बोल के? क्या हम आपको बोले स्कूल मत खोलो, कॉलेज मत खोलो? ये 13 साल में आपने कर दिया। ये आपकी महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट। हमारी आबादी में तनासुब 10% महाराष्ट्र में। ये सेकुलर गवर्नमेंट है ना, मैं कम्युनल हूं, मैं सबसे बड़ा फिरका परस्त हूं। मेरा वजूद इनको तकलीफ देता, मेरा नाम लिए तो इनको रात में नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है, नींद की गोली खा के सो जाओ, मगर ये तो बताओ कि 10% आबादी हमारी महाराष्ट्र में और सिर्फ 4% नौकरियां उनको गवर्नमेंट में। ये कौन सा इंसाफ है मेरे भाई? ये कौन सा इंसाफ है? 1 करोड़ 30 लाख हम और सिर्फ 4% नौकरियां हमको। आप सेकुलर हैं, मैं कम्युनल हूं। आप दूध के दुले हुए, मैं गंदे नाली का कीड़ा हूं। आपके पास दौलत, आपके पास ताकत, सब चीज आपके पास। अरे मैं तो उसी जगह पर बैठा हुआ हूं, मगर तुम कहां से कहां चले गए? 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ इरिगेशन में। 70,000 करोड़ रुपये
उनकी हुकूमत है, उन्होंने जो चाहे बोल सकते, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। 10% आबादी में 4% नौकरियां, ये गवर्नमेंट के फिगर्स बोल रहा हूं। फिर अजीज दोस्तों, फिर क्या क्या इस रिपोर्ट में अखिलती महाराष्ट्र के अखिलती कमीशन ने 7 सर्वे करवाए मुसलमानों की पसमानदगी के ऊपर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, बंबई का मशहूर कॉलेज SNDT के प्रोफेसर की रिपोर्ट है। उसमें क्या कहा गया कि महाराष्ट्र में सिर्फ 34% मुसलमान वर्कर, 34%, और दूसरे कौम के लोग 45%। आप अंदाजा लगाइए, इसमें भी हमसे नाइंसाफी। हम 34%, दूसरे 45%। फिर यही रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई कि दीगर अक़लियतों को, हमारे सिख भाइयों को, हमारे बुद्धिस्ट भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को बैंक से लोन मिलता, हमारे को नहीं मिलता। उनको लोन मिल जाता, हमारे को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? क्या वजह से नहीं मिलता मेरे को लोन? उनको मिल रहा, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा? क्या मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है डोंट गिव लोन? क्या मेरे इलाकों को तुमने रेड एरिया करार दे दिया? नहीं, यहां पर नहीं देना। अच्छा, महाराष्ट्र में जहां जहां मुस्लिम इलाके, दलित इलाके, कितने बैंक खोले आपने? अगर बैंक खोले तो कितने ATM की मशीन है, बताओ मुझे। ये इनका इंसाफ, ये इनका असली चेहरा। फिर अजीजान मिल्लत, फिर इस रिपोर्ट में कहते हैं कि मुसलमान कितने हुनरमंद, कम हुनरमंद कितनी, हुनरमंद कितने? 70% मुसलमान, यानी पूरे का पूरा मेहनत कर रहे। ठेला भंडी हम चलाते, ऑटो रिक्शा हम चलाते, साइकिल रिक्शा हम चलाते, पंचर की दुकान हम चलाते, मेवा हम बेचते, धूप में, बारिश में, सर्दी में हम मेहनत करते, खेतों में हम काम करते, मगर हमको क्या मिल रहा भाई? सोचो आप। महाराष्ट्र के तमाम मेरे भाइयों से असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि सोचो, तुम कब तक इन लोगों को अपना इस्तेसाल करने दोगे? क्या तुम ऐसे ही इनकी बातों में आते रहोगे, ऐसे ही फुसलाओं में इनकी बातों में आओगे, या अपना हक मनवाओगे या हक नहीं मनवाओगे? यह आपको फैसला करना है। महमूदुर रहमान की रिपोर्ट यह भी कहती है मेरे अजीज दोस्तों कि बेरोजगारी मुसलमानों में, बंबई महाराष्ट्र की माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट कहती है बेरोजगारी का अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे मुसलमानों का हमारे हिंदू भाइयों से, अगर उनके पास 6% है तो मेरे पास 18%। इसके जिम्मेदार कौन है? आप हुकूमत कर रहे ना। हम गंदे हैं, हम भड़काऊ भाषण देते। अच्छा, आप तो अच्छा भाषण देते ना। हमारी नीयत खराब, हम गंदे, आप तो अच्छे ना भाई, तो अच्छा काम क्यों नहीं करे? 13 साल से आप 13 साल से कुछ नहीं करे। फिर मेरे अजीज दोस्तों, कितने स्लम है आपको मालूम है अजीज दोस्तों? महाराष्ट्र में 60% मुसलमान स्लम में रहते हैं। बंबई के 3 रेलवे लाइन को देख लो आप, सेंट्रल, वेस्टर्न, वो बाइकुल्ला, मेज़ागान, दास, उसी के तरफ हमारी आबादियां। पीने के पानी की लाइन बराबर नहीं, मोहरिया नहीं, हर चीज रोड नहीं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं, मगर आप सेकुलर हैं। मैं गंदा हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरे को लव लेटर दे दे रहे। आप आगे मत भड़काऊ भाषण नहीं देना। मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, ओके। ये उम्र में लव लेटर आ रहा तो शायद अभी भी जवानी बाकी है, शायद अभी भी कुछ कशिश बाकी है, इसीलिए तो वो कशिश की बुनियाद पे ये लेटर देते। जरा देख के बोलना। मैं देख के बोल रहा हूं। मैं कोई बात इंशाअल्लाह ताला 153
43A IPC, 295 IPC के उसमें नहीं आने से बोल रहे इंशाल्लाह। मैं पूरी अपनी बात करके ही जाऊंगा यहां से, उससे पहले नहीं जाने वाला। मगर 153A और 295 की बात नहीं करूंगा। और हमारे उर्दू में क्या कहावत है, अक्लमंद को इशारा काफी। इशारा नहीं करो, जबान से अल्फाज अदा करो। तुम 1+1 2 कर लेना। अब तुम 1+1 1000 करे तो मेरी गलती नहीं है। देखो पुलिस वाले, मैं नहीं कर रहा, उन्हों कर रहे, मैं नहीं कर रहा। इस सब्जेक्ट पे आता हूं अभी मैं तो बोलेंगे इन्हों चले गए, हमारे पीछे पड़ गए। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, मरकजी हुकूमत बोलती कि अखिलियतों को 15% प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस मिलना, यानी बैंक जो नेशनल बैंक होता है, स्टेट बैंक। इन बोलेंगे 1909 में हमारे कैसा बोल रहे, हमारी हुकूमत थी क्या? अच्छा नहीं थी भाई, अंग्रेज बदमाश, अंग्रेज गलीज हो, चलो उसको हम आप और हम मिलके मार के भगाए, आपको हुकूमत दिए। अच्छा फिर 1998 से 2008 तक कितने कम्युनल राइट्स हुए, कितने लोग मारे गए? 98 से 2008 तक 1190। ये आपका रिकॉर्ड। आजकल तो रिकॉर्ड टूट रहा ना। हमारा सचिन क्या खेला, 200 टेस्ट मैच खेलेंगे मुंबई में, वो भी रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्ड। 1192 लोगों की मौत हुई 98 से लेके 2008 तक। फिर भी आप सेकुलर, हम कम्युनल। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट बरफदान में पड़ी हुई है। मरने वाले कौन है? मरने दो। मरने वाले के खून की कीमत नहीं है, जानवर की कीमत है, बड़े की जानवर की कीमत है, हमारे इंसानों की कीमत नहीं। मैं बड़ा जानवर वो नहीं बोल रहा हूं, दूसरा बोल रहा हूं। जो पुलिस वाले समझ रहे, जो आईबी वाले समझ रहे, वो नहीं, दूसरे जानवर की बात कर रहे। बकरा भी जानवर है ना। अच्छा फिर अच्छा दिखा आपको, बड़े का नाम लिए तो अच्छा। फिर आप देखो, मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ, 2 बम ब्लास्ट हुए। मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ है, मस्जिद में हुआ नहीं हुआ, दूसरी मर्तबा भी हुआ नहीं हुआ। बंबई के ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ। औरंगाबाद में हथियार मिले। अच्छा मिले। अच्छा फिर वो जेल में थे मालेगांव में हमारे 9 बच्चे, उन्होंने मुसलमान है मगर हिंदुस्तान के शहरी है ना। 9 बच्चे। एटीएस क्या बोली? इन्हों करे, कौन करे? मुसलमान मुसलमान को मारे बोले। बच्चे जेल में थे, अच्छी बात। पुकारा हुआ, शोर मचा, सीबीआई को केस गया सीबीआई को। सीबीआई बोली नहीं, ये बच्चे 9 नहीं करे, कौन करे? तो सीबीआई बोली लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी, मनोहर, इन्हों करे। मैं नहीं जानता कौन है इन्हों, शैताना है ये। इतना तो बोल सकते, 153 अप्लाई नहीं होता इसमें। जो भी दहशतगर्द है, अजमल कसब भी शैतान था, अजमल कसब भी शैतान था, अच्छा हुआ सजा हुई। मगर ये लोग कौन थे? किसके बच्चे हैं ये? किसके घर में पले? मोदी बोले कुत्ते का बच्चा, इन्हों किसके बच्चे? मोदी बोले ना कुत्ते का बच्चा, तो फिर ये बच्चे कुत्ते कौन? बच्चे काके बच्चे, किसके बच्चे? ये तो सुअर है ना।
एनआईए चार्जशीट डाले। क्या बोला एनआईए? ये लोग नहीं करे, 9 बच्चे नहीं करे, 9 बच्चों की बेल हो गई। मेरे को और आपको एक सवाल करना है कांग्रेस से, राष्ट्रवादी कांग्रेस से। अच्छा, ये बच्चे नहीं करे, इन्हों करे। जब इन्हों करे तो 2 चीजें उठते ना। अगर मैं आपको ठहरा आके खींच के पकड़ मारा आपको, आप बोलते कहीं को मारा रे, तो आप बोलते मैंने मारा, इन्हें मारा। हाँ, इन्हें मारा। मैं जाके पुलिस को बोलता हूँ, अरे मेरे को मारा, मेरा दांत टूट गया। पुलिस वाले क्या बोलते? अच्छी बात है, अरेस्ट करते, 70B का चालान करके दांत टूटा तो 307 लगाते। ये हमारे को मालूम, याद हो गए, रख गए, देखते ही देखते। बाद में मालूम होता इन्हें ने मारा, मैं मारा। तो आप क्या करते? अफा गलत आदमी को पकड़े भाई, अब असल आदमी को पकड़ो। आप असल आदमी को पकड़ते, उसके बाद आप क्या बोलते? अच्छा, असल आदमी को पकड़ लिए। पुलिस कैसा गलती करेंगे? पूछते नहीं पूछते भाई। ATS कैसा गलती करी? NIA बोल रही मुसलमाना नहीं करे, ATS बोल रही मुसलमाना करे। गलत अगर है तो NIA का काम ये था कि डिस्चार्ज पिटीशन डालना कोर्ट में। लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कानून की जबान में डिस्चार्ज पिटीशन के ये बच्चों पे से केस उठवाता। अच्छा, NIA नहीं करी, वो मरकजी हुकूमत के तहत है, मान ली। ATS तो आपके मातहत है ना, आप उनको बोलना था, वो भी नहीं करे। बच्चे खाली बेल पे निकल गए, केस पेंडिंग है। अच्छा, ये हो गया। जब NIA ये बोल रही कि मुसलमानों ने नहीं किया, इन लोगों ने किया, अपनी जो नाम पड़ा, तो ATS के खिलाफ एक्शन नहीं लेते आप। कैसा इन बच्चों को जेल में डाले, कैसा इनको जेल में रखे? क्या कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों, क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? क्या हमारा जेल में रहना बेकसूर बच्चों का, क्या तुम्हारे पेट में औलाद नहीं है? क्या तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है? अरे मैं भी बाप हूं, अगर मेरे बच्चे को बुखार आता तो परेशान हो जाते। अरे सोचो थोड़ी देर के लिए मेरे भाइयों, पर बनी के मेरे गयूर भाइयों, 6-6 साल वो बच्चे जेल में थे। एक रात उस बच्चे की माँ, उसका बाप, उसकी बीवी, उसके बच्चे कैसे गुजारे होंगे। और याद रखो हुकूमत, तुम अगर इंसाफ नहीं करोगे तो मेरा रब करेगा, अल्लाह करेगा इंसाफ, और ऐसा इंसाफ होगा। आप इंसाफ नहीं करते। क्या ATS के लोग कहां से पकड़े बच्चों को, कैसे पकड़े? पूछो ना। हम आतंकवादी, हम भड़काऊ भाषण। अब असउद्दीन ओवैसी के बाद सोचो, लिख दूं भड़काऊ भाषण। ATS के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। अरे कुदरत इंसाफ करेगी जी। कोई गरीब, चाहे हिंदू या मुसलमान या सिख या दलित हो, अगर हुकूमत इंसाफ नहीं करेगी तो अल्लाह करेगा। जो जिसके बच्चों को जेलों में रखे और उन बच्चों की माएं रातों में रोई, तो याद रखो उनका एक एक आंसू, गरीब का आंसू, अल्लाह के उसको हिला देता। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। जहां पर वो गफूर रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार भी है। और याद रखो अल्लाह इंसाफ करेगा। अरे अगर हमारी हुकूमत नहीं, हमारे से इंसाफ नहीं होगा तो हम सिर्फ अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाएंगे। परवरदिगार, हमसे नाइंसाफी इसलिए की जा रही है कि हम तेरे हबीब के मानने वाले हैं, हम तौहीद का इकरार करने वाले। तू हमारी लाज रख ले। अल्लाह हमारी लाज रखते आया, वही हमारी लाज रखे। इसीलिए हम बोलते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। ATS के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। क्या ये भी भड़काऊ भाषण है? 153 है, 295 है, बताइए आप। अच्छा, ये हो गया।
एनआईए बोल दिया कि 9 बच्चे नहीं करें। एटीएस क्या करी महाराष्ट्र की, इसमें से मैं ज्यादा तैयारी करके आया, थोड़ा बर्दाश्त करो मेरे को, नहीं तो तुम नहीं सुने तो बहुत तकलीफ होंगी मेरे को। लाइट तो लगाना आ गया पे। एटीएस ने अपने चार्जशीट में लिखा कि मोहम्मद अली और आसिफ खान, ये 2 बच्चे बंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में भी एक्सप्लोजिव दिए। ये 2 बच्चे, जब ये केस गिर गया, इन्हों नहीं करे बोल रहे ना मालेगांव, तो ट्रेन का केस कैसा रहता फिर? भाई 2 बार तो किसी का कत्ल नहीं कर सकता ना, एक ही बार कर सकता हूं। अगर मैं इस जैद का कत्ल नहीं करा तो फिर दूसरे केस कैसा डालते मेरे पे जैद का? जब मोहम्मद अली और आसिफ खान के ऊपर एटीएस ने कहा कि उन्होंने हथियार दिया, अरे जब यहां पर केस गिर गया तो वहां पर केस कैसा रहता? अच्छा ये हो गया ना बंबई का ट्रेन का ब्लास्ट, अब टीवी पे दिखा रहे वो सादिक शेख। अच्छा हैरत की बात तो ये है कि सादिक शेख असल आदमी है जो तमाम ब्लास्ट किया। सुनो हुकूमत करने वालों, तुम हमको बोलते ना हम टेररिज्म की तारीफ करते नहीं करते। आज मैं खड़े रह के बोल रहा हूं, जिन लोगों ने किया उनका नाम बोल रहा हूं मैं तुमको। तुम्हारे इंटरोगेशन रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर कह रहा हूं कि सादिक शेख ने सब किया। फिर सादिक शेख का बयान कहीं को नहीं देती आप कोर्ट में। आप वो देखो, आप यासीन भटकल का दिखाया कि यासीन भटकल बंबई के ट्रेन के स्टेशन में जा रहा था, वीडियो निकला। हमारा सवाल एक इतना ही है टीवी वालों से, मेरे भाई ये बच्चे 7 साल से जेल में हैं, इसका मतलब ये है कि 7 साल से आपके पास से रिकॉर्डिंग थी जी ना? अब कैसा निकली रिकॉर्डिंग, जब क्यों नहीं दिए तुम? क्या इंसाफ है जी तुम्हारा? क्या इंसाफ है तुम्हारा ये? और फिर मेरे अजीज दोस्तों, मैं खत लाया आपके सामने, पढ़ के सुना तो जरा सुनो। ये खत लाया मैं, सुनो आप इस बच्चे की दास्तान सुनो। मैं चाहूंगा कि यहां पर जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को भी पढ़ के सुनाए। ये हाँ दबा दे के आ गया नहीं ठीक, अभी तक उड़ा नहीं हुआ। अभी भी दुश्मन की आंख में डाल के देख सकते हो इंशाल्लाह। आंख में डाल के देखे तो मुंह नजर नीचे करते, हम नहीं करते। इसी वास्ते नहीं आना बोलते। मैं आपके सामने खत पढ़ रहा हूं मेरे भाई। नदीम अख्तर अशफाक अहमद शेख जो अंडा सेल आर्थर रोड जेल में है, ये बच्चा लिखता है, इंशाल्लाह अभी टाइम से पहले तकरीर खत्म करूंगा। बच्चा लिखता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम अख्तर अशफाक अहमद शेख है। मुझे महाराष्ट्र की पुलिस एटीएस ने झूठे केस में फंसाया और पिछले 2 साल से कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा हूं। और एटीएस ने मुझे मुंबई में हुए 13/7 बम धमाके के केस को, जो जवेरी बाजार, ओपरा हाउस और दादर में जुलाई 2011 को हुआ था, सॉरी 2011 का, ट्रेन का नहीं है। इस केस में मेरे साथ और 3 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने फंसाया, जबकि हम बिल्कुल बेकसूर है, हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूं, सब लिख रहा बच्चा। अहम बात यह है क्योंकि महाराष्ट्र की एटीएस ने पहले भी कई केस, झूठे केस बनाकर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया, लेकिन इस केस में दोबारा जांच होगी तो जरूर हकायक सामने आएंगे।
लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले अखबार के जरिए पता चला कि एक यासीन भटकल नामी शख्स को एजेंसी ने पकड़ा और इसने कहा कि 13/7 का ब्लास्टिक केस में एटीएस ने जिन लोगों को पकड़ा है, इन लोगों का ब्लास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है और एटीएस ने गलत लोगों को पकड़ा और असल लोग अभी फरार हैं। ये बच्चा खत लिख के बोल रहा। और अगर इसकी तकलीफ की बात यहाँ पर कहूंगा मैं, तो हम तमाम रोएंगे। यहाँ हम तमाम खूब रो रो के जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी की कमजोरी को यहाँ पर बयान करूं, किसी की लाचारी को यहाँ पर बयान करूं। मैं यहाँ पर बयान इसलिए कर रहा हूं कि मैं मुखातिब बरबनी की आवाम से नहीं हूं, मैं मुखातिब महाराष्ट्र के हुक्मरानों से हूं। तुमको मुझसे दुश्मनी होगी, तुम्हारे नजर में मैं बहुत गंदा आदमी होऊंगा, तुम्हारी नजर में मैं बहुत बुरा होऊंगा, मगर ये बच्चे का तो ख्याल करो। अरे इंसाफ करो, हम कुछ नहीं चाह रहे। हिंदुस्तान की अक़लियत, हिंदुस्तान का दलित यही कह रहा है कि आसमान से तारे मत तोड़ो, मुझसे इंसाफ करो, मुझे इंसान समझो, मुझे इंसान समझो, मुझसे इंसाफ करो। क्या इंसाफ भी आप नहीं करेंगे? जब यासीन भटकल बोल रहा, हम यासीन भटकल को नहीं मानते, ये भी गंदा आदमी, क्या आप इनसे इंसाफ नहीं करेंगे? अच्छा, ये केस हो गया जर्मन बेकरी का केस। जर्मन बेकरी के केस में हिमायत बेग को सजा हुई, हिमायत बेग को सजा हुई, सजाए मौत हुई। अच्छा, बंबई पूना की जर्मन बेकरी के केस के 6 महीने के बाद या 6 महीने से पहले एक समझ नामी बच्चों को पकड़े, फौरन एटीएस वाले मिठाई खा लिए, पकड़ लिए। ऐसा पकड़े जैसा वो हमारे पास दूल्हा आता, देखो निकाह में हम धिंगाना पकड़ते, दे पैसे देने तो अंदर नहीं जाते। आपके पास भी होता होगा ना धिंगाना, दूल्हा। हाँ, यहाँ जूती पकड़ी बोलते, तो इन्होंने बोले पकड़ लिए। फिर बाद में क्या हुआ, मालूम हुआ कि जिस दिन अब्दुल समद को पकड़े उन्होंने उस दिन शादी में खाना खा रहा था, वली में भी छोड़ दिया उसको। उसके 6 महीने के बाद हिमायत बेग को पकड़े। अच्छा, हिमायत बेग को क्या पकड़े, कहां था उन्हें? बस स्टैंड के पास खड़ा हुआ था पूना की, कि देव इशारे देखो एटीएस वाले, अब्बा चलो बहुत अच्छा कर, देखो तुमको मैं प्यार भी कर रहा हूं, हम तुमसे हेटरेट नहीं करते, हम हेट स्पीच देते नहीं, कहां देते, खामखा तुम गलत फहमी का शिकार। अगर कोई टेररिस्ट था, बम ब्लास्ट किया, 17 मासूम लोग मारे गए और पूना की जर्मन बेकरी में मुसलमान भी मारे गए, उसमें। तो कोई करके बस स्टैंड का खड़ा रहता, सीटी मारते, आवाज देखते हुए क्या अच्छी आवाज चल रही। अच्छा, इन्हों पकड़ लिए गए। अगर कोई चोर को पकड़ते आप, उन्हें बहुत बड़ी चोरी करा, तो उन्हें चोरी का पैसा रखता, उन्हें बोलता मैं सोना चोरी करा, जोहरी करने गया, गिरवी रख दिया, बेच दिया, पी लिया, हमारा गर्दी करा। ये चोरों का स्टाइल। इन्हों पकड़े कहते हिमायत बेग को पकड़ के उदगीर को लिख गए। अच्छा, उदगीर को लिख गए तो उन्हें कहते इनको वो दिया, एक्सप्लोजिव दिया, डिटोनेटर दिया। अब मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, कितनों को इंटरनेट मालूम? इंटरनेट मालूम? यूट्यूब पे तो अकबर अवैसी की सुने ही होंगे। यूट्यूब ही परेशान कर दिया रे भाई हमको। वो यूट्यूब नहीं होता तो हम सब आते यहाँ पर। हाँ, बहुत बड़ा ट्यूब है, वो लंबा ट्यूब है। तो आप इंटरनेट पे गुलेल.com, गुलेल मारते रखो, मारे कभी गुलेल, तो गुलेल.com वेबसाइट पे जाओ, वहां पर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। हिमायत बेग के खिलाफ जितने लोग गवाही दिए, सबके सब बोल रहे कि एटीएस गराइतों में बयान
कीजिए कोर्ट में जाकर, ये आपका इंसाफ। तीसरी बात ये कि एटीएस ये बोलती कोर्ट में, अब हाई कोर्ट में आएगा पूरा इंशाअल्लाह, एटीएस ये बोलती कि पूना से औरंगाबाद, जावेद कुरैशी साहब पूना से औरंगाबाद 235 किलोमीटर, 235 ना, उन्हें कहते यासीन भटकल के साथ पूना से मोटरसाइकिल पे निकला औरंगाबाद को, 2.5 घंटे में आ गया कहते। ये कौन से कश्फ करामात है भाई? कौन सी मोटरसाइकिल है? मैं भी खरीदता हूं, बोले एटीएस वालों, मेरे को भी शौक है। आपके एटीएस चीफ को मैं भी बिठा के ग्राउंड मार को इतना तेज जाती तो पूना से औरंगाबाद 2.5-3 घंटे में कोई आता। कौन सी मोटरसाइकिल है जी वो? अच्छा ठीक है, मोटरसाइकिल है, चलो मान लो है। एटीएस बोली तो हक है, पत्थर की रखी है, हम झूठे हैं ना। तो पूना से औरंगाबाद कितने टोल पे सीसीटीवी है? हर टोल पे सीसीटीवी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करते। एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश नहीं करे एटीएस वाले, एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग। और जब हिमायत बेग पर सजा मौत का फैसला दिया गया तो हिमायत बेग रोकर कोर्ट में कह रहा था, रोकर कह रहा था कि जज साहब, मैं पूना को उस दिन आया जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ, उस दिन मुसलमानों की रिजर्वेशन की रैली में आया। मैं बड़े मुश्किलों के साथ गुर्बत में, मुफलिसी में, भूख और फाका रहकर टीचर का एक कोर्स किया। उसने जज साहब से कहा कि 17 लोग तो मारे गए, 18 आदमी भी बाद मर रहा। हिमायत बेग को सजा दी। उसके बाद क्या हुआ? यासीन भटकल पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया? पकड़ा गया ना। यासीन भटकल बोला मैं किया। टीवी का रिकॉर्डिंग में देखो यासीन भटकल की फोटो। यासीन भटकल बोला कि मैं और खतील सिद्दीकी किए। आप खतील सिद्दीकी को यरवाड़ा जेल है ना वो, हाँ, जहां पे संजय दत्त है अभी, सॉरी संजू बाबा, 15 दिन छोड़े थे और 15 दिन दिए इन्होंने। वो हमारी बहन को नहीं देते, कहीं को भाई? आप क्या उनके पिक्चर देखते? आप मुन्ना भाई के फैन हैं। वो बच्ची भी एक औरत है ना, उसको भी देना था फरलो, ठीक है। उस जेल में, टॉपिक पे आ रहा हूं, उस जेल में खतील सिद्दीकी को, खतील सिद्दीकी और यासीन भटकल मिलके जर्मन बेकरी का बम ब्लास्ट की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बेंगलुरु की पुलिस की इंट्रोगेशन रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस की इंट्रोगेशन रिपोर्ट, ये दोनों बोल रही, खाली महाराष्ट्र के एटीएस नहीं बोल रही। अच्छा, खतील सिद्दीकी को जेल में कत्ल कर दिए, क्या बोले कि कोई तो वो वायर आता, वायर से दे दिए। अच्छा, वायर से दिए तो वायर कहां गया भाई? वायर तो मिलना ना जेल में, नहीं मर, वायर भी गए। ये क्या हो रहा है? इसीलिए बंबई की हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है दिल्ली का, जो गुलेल.com चलाता है, उसका नाम आशीष कैतान है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म खत्म हो गया, मैं कहता हूं अभी सेकुलरिज्म जिंदा है। आशीष कैतान के रूप में सेकुलरिज्म जिंदा है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का मुसलमान आशीष कैतान को सलाम करता है कि आशीष कैतान ने मुंबई के हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाली, इंक्वायरी करो ये सब चीजों का। ये आशीष कैतान की रिट पिटीशन पढ़ के बोल रहा हूं मैं आपको। ये तो पुलिस वाले बोलेंगे ये दास्तान लिख रहे हैं यहाँ पर, मैं स्टोरी नहीं लिखता भाई। अच्छा, हैरत की बात तो ये है कि सादिक शेख को मुंबई की क्राइम ब्रांच बोल रही, इन्हें किया, एटीएस बोल रही नहीं किया। अरे क्या तुम घर में एक नहीं है? तुम एक ही है ना? वो नहीं होता,
इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, हर महाज पर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस न हमको हमारा रिजर्वेशन मिलता, रिजर्वेशन दो ना महमूद रहमान कमेटी का। और मैं आपसे कह रहा हूं महाराष्ट्र के गयूर अवाम, अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो आप पुकार कर कहो उन लोगों से, उन राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों से, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट रिजर्वेशन नहीं तो वोट नहीं। अगर तुम हमको रिजर्वेशन नहीं दोगे तो किसको दोगे? हर महाज पर हम नाकाम। और फिर हमारे सामने एक और चैलेंज, हमारे हर दशहरा की रैली में शिवसेना हमको गाली, अरे कहीं को हमारे पीछे पड़े भाई, नहीं मजलिस हैदराबाद से आ रहे, अरे ये तो मुझे बताओ कि मैं आपके परभनी में